हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो वियतनाम के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने करीबन 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स जो हैं वो वियतनाम को हैंड ओवर करी हैं। तो ये 12 स्पीड गार्ड बोट्स जो हैं वो 100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट जो वियतनाम को प्रोवाइड करी गई थी उनके अंतर्गत बनाई गई हैं। तो यहाँ पर 12 में से 5 बोट्स जो हैं उनको इंडिया में बनाया गया है लार्सन एंड ट्यूब्रो द्वारा, और बाकी बची बोट जो हैं उनको वियतनाम में बनाया गया है L&T के असिस्टेंस से। तो ये जो बोट्स हैं वो $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत वियतनाम को दी गई थी, और इंडिया अब इस चीज़ को एक्सटेंड करके $500 मिलियन करने वाला है, जिसके अंतर्गत जो इक्विपमेंट वियतनाम को दिए जाने हैं उस पर अब डिस्कशन बाकी है। और यहाँ पर ज़्यादा देरी नहीं लगाई जाएगी। अर्ली फाइनलाइजेशन पर अग्रीमेंट जो है वो दोनों साइड का हुआ है। बाकी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ ही था, जिसके अंतर्गत जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है इंडिया और वियतनाम के बीच में वो काफ़ी बढ़ेगा। यानी कि वियतनाम के पोर्ट्स पर हमारे शिप जाकर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं और सेम चीज़ वियतनाम के शिप्स हमारे पोर्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करी जा रही है इंडिया और वियतनाम के बीच में जो साझेदारी है उसको बढ़ाने की। तो आगे वीडियो में हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि जो $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया प्रोवाइड कराएगा वियतनाम को, उसके अंतर्गत कौन से वेपन्स लिए जा सकते हैं, और वियतनाम के साथ रिलेशन अच्छे करने की वजह से इंडिया को जियोपॉलिटिकल कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक छोटा सा मैसेज जो है वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप CDS, NDA, SSB, CAPF, FCAT एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी की तरफ से एक ऑफलाइन सेमिनार जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है 19 जून को, जो कि सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक चलेगा। इसके अंतर्गत जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के वो आपकी हेल्प करेंगे सही स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन की गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये फ्री वॉक थ्रू वर्कशॉप है, आप फ्री में जाकर अटेंड कर सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। जो वेन्यू है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वर्कशॉप पुणे महाराष्ट्र में है, और इसके लिए फ्री में रजिस्टर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो बाकी अगर आप CAPF एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज जो है वो अरेंज कराए गए हैं, जो कि जून 15 से जुलाई 1 तक चलेंगे, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। यहाँ पर IG और ADG लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें SK सूद सर, BN शर्मा सर और विकास चंद्रा सर शामिल हैं, जो कि तीनों BSF से रिटायर्ड हैं। वेन्यू जो है वो न्यू दिल्ली है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस पर भी रजिस्टर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक को क्लिक कर सकते हैं। याद रखिएगा, दोनों के लिए हमारा रेफरल कोड जो है वो मैट्रिक्स 10 है। तो $500 मिलियन की डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो इंडिया वियतनाम को प्रोवाइड कराएगा, जिसको जल्दी फाइनलाइज किया जाएगा। तो कौन से वेपन्स जो हैं वो इंडिया वियतनाम को प्रोवाइड करा सकता है, ये समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस टाइप के वेपन्स जो हैं वो वियतनाम द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। तो जब हम वेपन टाइप की बात करते हैं तो इंडिया और वियतनाम में काफ़ी कॉमनैलिटी है। दोनों ही कंट्री के जो मैक्सिमम वेपन्स हैं वो सोवियत और फिर रशियन ओरिजिन के हैं, और बीच बीच में कुछ एडवांस वेपन्स जो हैं वो इजराइल से आते हैं, जैसा कि इंडिया के केस में है। तो अगर आप उनके स्मॉल आर्म्स से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें तो ये पैटर्न आपको दिख जाएगा। इवन अगर आप उनकी आर्मी के टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को भी देखेंगे तो उनका जो मेन बैटल टैंक है वो T-90 है, और आर्मर्ड व्हीकल्स भी मैक्सिमम सोवियत एरा के हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन इक्विपमेंट्स की और वियतनाम में लोकल बनाते हैं। और अगर आप इनकी एयरफोर्स को भी देखेंगे तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर सोवियत एरा के और उसके बाद रशियन वेपन्स मिलेंगे, जिसमें इनका जो मेन फाइटर है वो Su-30 है और Su-27 है। तो इनकी एयरफोर्स बहुत बड़ी नहीं है, 100 के नीचे ही इनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन एयर डिफेंस इनका डिसेंट है। S-300 से लेकर स्पाइडर सिस्टम तक ये अपने एयर डिफेंस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो अपने पास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया जो है वो अपनी रिलायबिलिटी रशियन वेपन्स से कम कर रहा है और रशियन इक्विपमेंट्स के ऑल्टरनेटिव की तरफ आ रहा है, और ये ऑल्टरनेटिव जो है वो इंडिजिनस वेपन्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो सेम चीज़ें हैं ये हम वियतनाम को ऑफर कर सकते हैं, और वियतनाम द्वारा इंटरेस्ट भी दिखाया गया है ऐसी चीज़ों में। यहाँ पर हम एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर में फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इंटरेस्ट दिखाया जाए। तो पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है। तो पास्ट में इंडिया द्वारा कोशिश करी गई थी वियतनाम को आकाश सरफेस टू मिसाइल बेचने के लिए, पर वहाँ पर वियतनाम ने बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वियतनाम की जो रिक्वायरमेंट थी वो मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की थी, और आकाश जो है वो शॉर्ट रेंज और पॉइंट डिफेंस के लिए है,
जहां पर आपको मैक्सिमम जो रेंज मिलती है वो 30 से 35 किलोमीटर तक की है। लेकिन जब आकाश NG को टेस्ट किया गया, जो कि मैक्सिमम 70 टू 80 किलोमीटर की एंगेजमेंट रेंज देती है और वियतनाम के रिक्वायरमेंट पर फिट बैठती है, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट से ये न्यूज़ आ रही है कि वियतनाम जो है वो इसमें इंटरेस्टेड है और उनके द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अंतर्गत बड़े नंबर यहाँ पर एक्वायर किए जा सकते हैं। पर छोटी सी परेशानी यहाँ पर यह है कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी टेस्टिंग फेज़ में है और इंडिया खुद इसको 2023 के बाद ही एक्वायर करेगा। फिर इसके एक्सपोर्ट वर्जन को बनाया जाएगा जिसमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर करीबन जो टाइम पीरियड है वो 2024 से 25 हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर वियतनाम द्वारा वेट किया जाता है या नहीं किया जाता है। वियतनाम द्वारा पहले ही स्पाइडर MR और S-300 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है। आकाश NG जो है वो इन दोनों सिस्टम के बीच में फिट हो सकता है। बाकी जब ब्रह्मोस की बात आती है तो वियतनाम द्वारा पहले ही P-800 ऑनिक्स को यूज़ किया जाता है जिस पर ब्रह्मोस बेस्ड है। तो उनके पास करीबन 40 ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि कोस्टल डिफेंस के तौर पर यूज़ करी जाती हैं। तो उनके द्वारा एक्सपोर्ट वर्जन ब्रह्मोस को लेना सेंस नहीं बनाता है। हाँ, उनकी एयरफोर्स के लिए सेंस बनाता है अगर उनके Su-30 में इनको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये वियतनाम के कोस्टल डिफेंस में एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा। और जो कोस्टल डिफेंस है वो वियतनाम के लिए प्रायोरिटी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले वेपन्स की बात कर लेते हैं। बाकी अगली मिसाइल की जो बात आती है वो भी इनके Su-27 और Su-30 एयरक्राफ्ट के लिए है। यहाँ पर हम अस्त्र मिसाइल की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि पास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि जो अस्त्र BVR मिसाइल है वो किसी भी रशियन Fox 3 या फिर एक्टिव BVR मिसाइल से कैपेबिलिटी और रेंज के मामले में बेटर मिसाइल है। तो उनके एयरफोर्स के लिए ये एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि जो इंडिया के Su-30 MKI हैं और वियतनाम के Su-30 MK2 हैं, ये दोनों डिफरेंट फाइटर हैं। Su-30 MKI में एक डिफरेंट रडार है, मिशन कंप्यूटर इंडियन है, इसलिए चाहे इंडियन वेपन्स का इंटीग्रेशन हो या फिर किसी तीसरे ओरिजिन के वेपन का इंटीग्रेशन हो, Su-30 MKI के लिए आसान है। Su-30 MK2 में ये इंटीग्रेशन करने के लिए रशिया को इन्वॉल्व करना पड़ेगा या फिर किसी अनएथिकल वे को यूज़ करके ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज है। वेपन्स ऑफर किए जा सकते हैं और काफ़ी एयर टू ग्राउंड स्मार्ट म्यूनिशंस भी जो हम डेवलप कर रहे हैं ये भी वियतनाम को ऑफर किए जा सकते हैं, पर इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं होगा जितना हमारे लिए है। तो वियतनाम जो है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है और ये चीज़ इनकी मिलिट्री में दिखाई देती है। अगर आप इनकी एयरफोर्स को देखेंगे तो Su-27, Su-30 काफ़ी कैपेबल फाइटर हैं, पर उनके साथ ये Su-22 को भी ऑपरेट करते हैं करीबन 34 के नंबर में, और ये काफ़ी पुराने एयरक्राफ्ट हैं और रिटायरमेंट की कगार पर हैं। बाकी नए एयरक्राफ्ट जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं वो लिफ्ट के तौर पर किए हैं, जिसमें याक 130 रशिया से ऑर्डर किया गया है और करीबन 12 के नंबर में ये एयरक्राफ्ट इनके द्वारा लिए जाने हैं, जिसमें 8 जो हैं वो सर्विस में है और 4 जो हैं वो पाइपलाइन में है। बाकी हेलीकॉप्टर की बात करें तो इनके द्वारा Mi-8 जो है वो 87 के नंबर में ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि अगेन काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर हैं और इनका भी रिप्लेसमेंट आने वाले फ्यूचर में वियतनाम को चाहिए होगा। तो पहले फाइटर की बात करते हैं। सुखोई Su-22 के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडिया द्वारा LCA तेजस Mark 1A जो है वो ऑफर किया जा सकता है और इसके अमेरिकन इंजन की वजह से यहाँ पर कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2016 में अमेरिका ने आर्म्स एम्बार्गो वियतनाम से हटा दिया था। तो वियतनाम के साइज़ के हिसाब से और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से LCA तेजस जो है वो वियतनाम के लिए परफेक्ट फाइटर है। जैसा कि हम जानते हैं पास्ट में वियतनाम द्वारा MiG-21 काफ़ी अच्छे खासे नंबर में यूज़ किए जाते थे, तो वियतनाम को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सिंगल इंजन छोटे एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने का और उसको कॉम्बैट में अच्छा खासा एक्सप्लॉइट करने का। दूसरी चीज़, जो इजरायली वेपन्स और सिस्टम तेजस में यूज़ किए गए हैं उससे भी वियतनाम को कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि इजराइल पहले ही इनको आर्म्स और इक्विपमेंट सप्लाई करता है। बाकी Mi-8 की रिप्लेसमेंट की बात करें तो हमारे द्वारा IMRH पर काम किया ही जा रहा है और IMRH को हम डेवलप ही कर रहे हैं अपनी सर्विस से Mi-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए। तो ये भी फ्यूचर में वियतनाम को ऑफर किया जा सकता है, लेकिन ये फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें तो जो सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी लगती है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स की सेल की लगती है, जिसके अंतर्गत आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ऑफर किए जा सकते हैं वियतनाम को। बाकी अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया जो है वो वियतनाम के साथ इतना क्लोज क्यों हो रहा है और अपनी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए क्यों जोर दे रहा है। तो अगर आप वियतनाम और चाइना की हिस्ट्री को देखेंगे या फिर रिलेशंस को देखेंगे तो दोनों बहुत क्लोज नहीं है। लंबे समय तक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन जो है वो दोनों के बीच में रही है। बॉर्डर्स को लेकर करीबन 11 साल तक लड़ाई चली है। अभी भी यहाँ पर शांति तो है,
पर डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर फ्यूचर में लड़ाई होती है तो वो साउथ चाइना सी को लेकर होगी। तो अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशन को भी देखें तो वो भी कुछ ऐसे ही है और चाइना की जो एक्सपेंशन वाली पॉलिसी है उसको अगर काउंटर करना है तो जो भी कंट्रीज़ के अगेंस्ट है उनको साथ आने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम यहाँ पर क्लोज नेबर हैं वियतनाम के, तो नेचुरली हमें यहाँ पर पार्टनर होना चाहिए और इंडिया के द्वारा ये कोशिश करी भी जा रही है। चाइना द्वारा एग्रेशन दिखाया जा रहा है तो इंडिया द्वारा भी अब एग्रेशन दिखाया जा रहा है पार्टनर्स को बनाने में और उनको वेपन्स प्रोवाइड कराने में। तो ये सिचुएशन को बैलेंस करने का काम करेगा। इसी के अंतर्गत फिलीपींस को भी ब्रह्मोस प्रोवाइड कराई गई हैं और अब वियतनाम को भी और वेपन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ मलेशिया को भी यहाँ पर LCA तेजस जो है वो ऑफर किया जा रहा है। तो चाइना के अगेंस्ट में इस रीजन में इंडिया ही दूसरी सबसे बड़ी पावर है, तो इंडिया चाइना के अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो यहाँ पर निकल कर सामने आएगा और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब इंडिया द्वारा समझा गया है और उठाया भी जा रहा है। और इसका जो रिजल्ट है वो ये मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो दिखा रहे हैं। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।